हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। आज हम बात करेंगे सारे ही एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं जो हमारी बुक 1 के अंदर आते हैं, सारे ही चैप्टर्स मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ, राइट फ्रॉम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट टू द लास्ट चैप्टर। बट थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि मैं आपसे रिवर्स ऑर्डर में सारे चैप्टर्स डिस्कस करने वाली हूँ। सो वील स्टार्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग एंड विल कम बैक टू द फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, अब जब भी आप कंट्रोलिंग को समझो, कंट्रोलिंग को बेसिकली, वैसे भी कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से हम कहें कि कंट्रोलिंग इज चेक लगाना। किसी चीज़ को हम जब चेक लगाते हैं कि ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, उसको पता करना इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली आपके पास एक गोल होता है, ठीक है, आपका कि एक स्टैंडर्ड होता है और हम उस स्टैंडर्ड पे फिर चेक करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। सो एक तरह से एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है उसको हम गोल से चेक करते हैं। तो जो डेविएशन आता है वो डेविएशन हो सकता है पॉजिटिव हो या वो डेविएशन नेगेटिव हो। पॉजिटिव डेविएशन मतलब मान लीजिए आपका स्टैंडर्ड 100 था, एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई 80, मान लीजिए इट कैन बी योर मार्क्स, इट कैन बी एनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, इट कैन बी एनी यूनिट सोल्ड, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका गोल है। तो आपने 100 उसका गोल रखा था, बट वो 100 की जगह एक्चुअल में कितना हुआ, 80 हुआ। तो ये क्या हुआ, आपका परफॉर्मेंस जो है वो कम हुआ, दैट इज डेविएशन। सो डेविएशन इज इन नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों हुआ, उसके क्या क्या रीजंस हैं, ये सब हम यहाँ पे चेक करते हैं। चलिए वापस आते हैं, कंट्रोलिंग का नेचर देखते हैं। नेचर को प्लीज़ ध्यान रखना, नेचर इज़ नथिंग बट फीचर्स। हम फीचर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले होता है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। ये जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों फंक्शन जो हैं यही आपके बेसिक मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं। और पांचों फंक्शन का मेन गोल यही है, गोल ओरिएंटेड। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कंट्रोलिंग कर रहा है, उसका मेन फीचर क्या है कि वो चाहता है कि जो भी उसका गोल है वो अचीव हो जाए। अगर आप कोई कंट्रोलिंग कर रहे हैं, आप कोई चेक लगा रहे हैं, देख रहे हैं, परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, दैट मीन्स यू वांट टू अचीव दैट गोल। नंबर 2, परवेसिव। परवेसिव का मतलब आपको पहले से ही आई होप क्लियर होगा, इनिशियल वीडियोज़ में मैंने आपको बताया, इट मीन्स ऑल प्लेसेस पे एप्लीकेबल, ठीक है। तो हर जगह कोई चीज़ एप्लीकेबल होती है, उसे हम परवेसिव बोलते हैं। कंटिन्यूस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली जो कंट्रोलिंग है वो चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्च के महीने में हो रहा है या सिर्फ दिसंबर में हो रहा है या मार्च में जब ऑडिटिंग हो रही है तब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, फुल द ईयर, राउंड द ईयर जो है ये कंट्रोलिंग हम करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। कंट्रोलिंग इज बोथ अ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की पर्सपेक्टिव से भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, पहले ये मैं आपको बता रही हूँ। आप ये देखो, यही वाला जो अभी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे फॉरवर्ड लुकिंग के लिए, तो हमने ये बोला कि स्टैंडर्ड ये है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, डेविएशन हुआ, दैट इज ऑफ 20। अब आप इस डेविएशन को नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू नहीं करोगे, तभी आपने ये करा, ठीक है। हम कंट्रोलिंग इसलिए तो कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि जो डेविएशन आया वो दोबारा नहीं हो। तो आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड अच्छा कर रहे हो। आप अपने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग ऐसी कर रहे हो कि भाई आगे जो है मैं ये 20 का डेविएशन नहीं आया, अब इसके लिए जो भी करना पड़े, मान लो ट्रेनिंग करनी है लोगों की, या आपने ज़्यादा हॉलीडेज़ दे दी थी, या आपके यहाँ स्ट्राइक्स हो गई थी, जो भी रीज़न था जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, उसको आप चेक करते हो। दूसरा आता है बैकवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग मतलब ये है कि आप देखो, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आपने बहुत प्रीवियसली बनाए होंगे, मान लीजिए इन द मंथ ऑफ जनवरी, या बहुत जब हम प्लानिंग करते हैं तभी हम अपने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फिक्स करते हैं। तो कंट्रोलिंग जो है वो वापस आपके स्टैंडर्ड पे जा रहा है। तो कंट्रोलिंग इज टेकिंग यू बैक, ओके। तो फॉरवर्ड के साथ साथ कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग भी है। अगेन बता देती हूँ, बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स पे जा रहे हैं, और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये हमने प्लानिंग के टाइम पे बनाए हैं। एंड फॉरवर्ड लुकिंग है बिकॉज इससे हम अपने नेक्स्ट प्लान को, नेक्स्ट ईयर का जो भी हम कंट्रोलिंग करेंगे उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये 2 खास बातें हैं। तो 4 बातें हो गई, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, कंटिन्यूस एंड कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। तो ये बोर्ड की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंस। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आप क्यों कंट्रोलिंग करोगे, यही करने के लिए क्योंकि आपको अपना गोल अचीव करना है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि टारगेट है हमारा 100 का, ओके। तो ये जो हमारा 100 का टारगेट है इसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो यही तो हमारा गोल है, ओके। सो दिस इज़ द गोल। तो गोल को अचीव करने के लिए हम कंट्रोलिंग करें। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब मान लीजिए मैंने 100 का गोल रख दिया, 100 में ये फर्म बना ही नहीं पा रही, मैक्सिमम जो हम गोल्स, जो हम यूनिट्स मान लीजिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली 50। तो मुझे मालूम पड़ गया कि मैंने जो गोल बनाया है वो ओवर स्टेटेड है, तो इतना ज़्यादा भी गोल नहीं करना है। तो आपको अपने एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो कितना सही बना है, उसको भी आप चेक कर सकते हो। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर आपने ऑलरेडी गोल डिसाइड कर लिया कि भाई 100 यूनिट्स बनाने हैं, मान लीजिए एक रमेश है, एक महेश है, ठीक है, एक और कोई ले लीजिए सोनू है, ये 3 लोग आपके यहाँ काम करते हैं। अब तीनों के लिए आपने गोल रख दी कि भाई तुम्हें 20, 20 और 20
तो टोटल क्या हुआ आपका, ये हो गया 60। तो 60 यूनिट्स आपको मैन्युफैक्चर करने हैं। तो अब क्या होगा, आप इन तीनों ही एम्प्लॉयज़ को 60 मतलब जो 20-20-20 है उसके हिसाब से इन्हें जितना रिसोर्सेज चाहिए होंगी उतनी ही रिसोर्सेज आप इन्हें एलोकेट करोगे। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब जैसे आपका अपना कोई गोल होता है वो आप अचीव कर लेते हो, उससे क्या होता है आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया कि मुझे 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर करना है और 2 घंटे में आपने वो चैप्टर कर लिया, तो उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, मोटिवेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ जाता है अगर वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। नेक्स्ट इज़ इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अगेन सिमिलर टू दिस वन कि अगर आपने अपने गोल को प्रॉपरली स्टेट करा है, उसे आप अचीव कर पा रहे हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना तो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे, ना ही कोई और दिक्कत आएगी। देयर विल बी डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। लास्टली फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन। सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी लोग हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब इजीली काम कर रहे हैं, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोऑर्डिनेशन अच्छा चलेगा, एवरीबडी हैज़ द गोल, एवरीबडी हैज़ द रिसोर्सेज, सेल्फ मोटिवेशन है, सो देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो अगेन इफ़ यू आर नॉट श्योर कोऑर्डिनेशन क्या है, पूरा कोऑर्डिनेशन का वीडियो भी मैं आपके लिए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 12 का, उसे आप चेक कर सकते हो। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप। देखो आपने ये आपको याद होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो अब ये लगता है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग जो है वो आपस में रिलेटेड है। क्या ऐसा है? देखिए, कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड और एमलेस विदाउट प्लानिंग, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज़ मीनिंगलेस और यूजलेस, प्लानिंग इज़ प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज़ इवैल्यूएटिव, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वाले पहले इसमें करते हैं। देखो हमने कहा प्लानिंग प्रिस्क्रिप्टिव है, कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्क्रिप्टिव होना, ओके, डिटेल में लिखा होना। जैसे आप देखो, आप डॉक्टर पे जाते हो तो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, मतलब आपको लिख के देते हैं भाई ये करना है, ये करना है, ये करना। तो प्लानिंग में भी क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ही है, वो आपको बता रहा है कि आपको ये करना है, ये गोल है, ये करना है, ऐसे ऐसे अचीव करना है। एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। इवैल्यूएटिव आपको पता है प्लस एंड माइनस, प्लानिंग का प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो इवैल्यूएटिव इज किसी चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव देखना। तो कंट्रोलिंग एक तरह से चेक ही तो लगा रहा है, वो यही तो चेक कर रहा है कि कितना नेगेटिव डेविएशन हुआ, कितना पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, उसके रीजंस क्या थे, वो सब। ओके, अगेन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग। ये मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया हुआ है और इसका एक मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें भी आप इसे चेक कर सकते हैं। प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब मान लीजिए आप गोल सेट नहीं करें तो आप चेक कैसे करेंगे, या अगर आप गोल बनाते हैं बट उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो भी वो गोल वेस्ट है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रोसेस। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग करने का तरीका क्या है, आपको सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, आपको स्टैंडर्ड्स फ्रेम करने पड़ेंगे। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस करनी होगी, जैसे हमने बताया था गोल 100 का है, एक्चुअल परफॉर्मेंस करी 80 यूनिट्स बनाए। देन हमें क्या करना है, कंपेयर करना है एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। तो हमने देखा भाई 100 हमने बनाने थे, बने 80 ही, दैट मीन्स हमें 20 का जो है दैट इज़ डिविएशन। अब एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग में 2 चीज़ें आ जाती हैं, वन इज़ MBE, द अदर वन इज़ CPC। MBE होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब आप ये चेक करते हो कि हम सारी चीज़ों को ना कंट्रोल करते हुए हम एक रेंज बना लेते हैं कि अगर इस रेंज में ये कहीं पे फॉल करता है तो हम उसे, जो भी आपका डेविएशन है तो हम उसे चेक करते हैं। एंड CPC ये कहता है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, की रिजल्ट एरियाज़ हैं, उन पे आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए। एनालाइजिंग डेविएशन एंड लास्टली टेकिंग करेक्टिव एक्शन। आपको सही एक्शन लेना है जिससे कि आपका नेक्स्ट टाइम आप सही गोल को अचीव कर पाओ। ओके, नाउ वी कमिंग ऑन टू द सेकंड चैप्टर, डायरेक्टिंग के साथ मैं आपसे बात करने वाली हूँ। देखो डायरेक्टिंग जो अभी हमने शुरू में बात करी थी कि सबसे पहले आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। अब इसमें ये 4th लेवल पे आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जो है वो 4th लेवल का फंक्शन होता है अगर हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को देखें। तो डायरेक्टिंग है क्या, बेसिकली डायरेक्टिंग में हम एक्शन ओरिएंट करा रहे हैं, मतलब हम लोगों से काम करवा रहे हैं कि जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया था उसका एग्जीक्यूशन अगर आपको चेक करना है तो वो डायरेक्टिंग में होता है। तो अब देखो डायरेक्टिंग में सबसे पहले आ जाते हैं फीचर्स। ओके, फीचर्स आपको ध्यान रखना है, जब भी कहीं पर लिखा हो फीचर्स हैं या वो नेचर है तो नेचर वर्ड हो या फीचर लिखा हो या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हो, इन तीनों का मतलब एक ही है। ओके, नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर वन एंड द सेम। अच्छा, अब इसमें देखो फीचर में सबसे पहले हमें दिया है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, मतलब कि जो बाकी सारे फंक्शंस हैं, दैट इज अभी मैंने आपको बताया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये क्या करते हैं, ये आपका प्लान बनाते हैं कि कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को अरेंज कर रहे हो। ओके, एंड स्टाफिंग में आप लोगों को
रिक्रूट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप उन्हें जॉब पे लेके आ रहे हो। तो ये तीनों ही जो है यहाँ पे अभी तक एक्शन जो है वो शुरू नहीं हुआ है, जबकि एक्चुअल ओरिएंट कहाँ से हो रहा है, एक्चुअल जो आपके एक्शंस हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, दैट इज़ हैपनिंग इन द डायरेक्टिंग फंक्शन। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में इनिशिएट्स एक्शन, मतलब जो भी आपको काम कराना है वो इसी स्टेप से शुरू होता है। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी याद होंगे, अगेन मैं भी फर्स्ट चैप्टर आपसे डिस्कस करूंगी। तो 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तीनों ही लेवल्स में डायरेक्टिंग हो रही है। डायरेक्टिंग मतलब कि आप अपने सबॉर्डिनेट से इनिशिएट्स एक्शन करा रहे हो। देयर हैज़ टू बी ए सबॉर्डिनेट एंड देयर हैज़ टू बी ए सुपीरियर। तो जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा रहा है, दैट इज़ इनिशिएट्स एक्शन। तो तीनों ही लेवल्स में, टॉप मिडिल से, मिडिल लोअर से, और लोअर भी आपको पता है वी हैव प्लेटफॉर्म एरिया। तो यहाँ पे ये लोग एक दूसरे से काम करवाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली होता रहेगा राउंड द ईयर। ये चीज़ डायरेक्टिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करेगी एंड फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दैट मीन्स कि हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ होगी। अगर कोई सबॉर्डिनेट चाहता है कोई चीज़, अगर मान लीजिए कोई सबॉर्डिनेट कोई चीज़ बताना चाहता है, तो उसकी तरफ से सजेशन होंगे, ओके, या उसकी तरफ से रिक्वेस्ट हो सकती है, बट वो अपने सुपीरियर को डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर सकता है, ओके। तो हमेशा डायरेक्टिंग जो होगी वो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ ही मूव करती है। अब इसके बाद अगर हम डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस देखें, इट इनिशिएट्स एक्शन। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग का, कि आप इससे लोगों से काम करवा पाते हो, आप इनिशिएट एक्शन एग्जीक्यूट करा पाते हो। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट। ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब लोग क्यों काम कर पा रहे हैं? क्योंकि आप उनके साथ प्रॉपर, यहाँ पे आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंस है उसमें हम ये 4 एलिमेंट्स की बात करेंगे। वी हैव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। इन चारों एलिमेंट्स के थ्रू हम डायरेक्टिंग की जो इंपॉर्टेंस है उसे समझेंगे। देखिए, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ की एफर्ट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं बट सब आपस में झगड़ रहे हैं, किसी बात से परेशान हैं, काम नहीं कर रहे, तो उन्हें आप कैसे काम करवाओगे? आपको उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली आप उन्हें मोटिवेट करोगे, मतलब आप उन्हें इनकरेज करोगे, ओके। सुपरवाइजर्स, कि आप उन्हें चेक कर रहे हो या आप उन्हें ओवरसी कर रहे हो कि भाई वो काम कैसे कर रहे हैं, उन्हें देखना। कम्युनिकेशन इज़, एक तरह से आप उनके साथ ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हो। एंड लीडरशिप इज़, कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो ये 4 जो एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम उनके साथ जो उनके एफर्ट्स हैं उनको ग्रुप कर रहे हैं ठीक तरह से काम करवाने के लिए। नेक्स्ट आता है गाइड्स एम्प्लॉयज़ फैसिलिटीज़, सॉरी गाइड्स एम्प्लॉयज़। गाइड्स एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि अगेन आप उन्हें गाइड करोगे, आप उन्हें बताओगे। तो अगेन आप इसमें सुपरविजन लिख सकते हो या आप इसमें लीडरशिप भी लिख सकते हो। इन 2 के थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली गाइड करें। फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई चीज़ आती है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी नई आती है या कोई आप कोई जो मान लीजिए कोई ऐप नया यूज़ करके आए हो, उसे आप यूज़ करना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जो चेंज है उसे यूजुअली एम्प्लॉयज़ जो है वो रेजिस्ट करते हैं, मतलब मना करते हैं उसे अडॉप्ट करने के लिए। तो ऐसे चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है, वो भी थ्रू दीज 4 एलिमेंट्स, दैट इज़ आपका मोटिवेशन, सुपरविजन, ओके, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। इन 4 के थ्रू ही आप इसको भी अचीव कर लेते हो। एंड लास्टली ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद सोचो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, उनका सुपरवाइजर और प्रॉपर्ली गाइड कर रहा है, वो आराम से अपने डाउट्स को, अपने ग्रीवेंसेस को पुट अप कर पा रहे हैं, उनको एक सही उसका एक ऑप्शन भी मिल रहा है क्या उन्हें करना है, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड लास्टली इज़ लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। अगर ये चारों चीज़ें हो रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी और बैलेंस बना रहेगा। स्टेबिलिटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके यहाँ से लोग नहीं जाएंगे, एंड बैलेंस इज एनी टाइप ऑफ जो झगड़े होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, वो सब भी आपके रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आप देखो आ जाते हैं 4 एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें डायरेक्टिंग के, तो 4 एलिमेंट्स हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। अब सुपरविजन क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ, बिकॉज डिटेल में हमारे पास ये सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 की। उसमें क्लास 12 ईपी, मार्केटिंग, बीएस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ें कवर्ड हैं, तो वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्ट में चैप्टर समझा रही हूँ, तो दे कैन बी थिंग्स जो कि एकदम डिटेल में नहीं हो, तो आप उसके लिए इंडिविजुअल वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। सुपरविजन क्या है कि जो एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को गाइड कर रहा है। तो क्या करता है एक सुपीरियर, डे टू डे कॉन्टैक्ट कर रहा है। अब आप यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना कि जो प्लेटफॉर्म एरिया पे लेबर है उसके जस्ट ऊपर यहाँ पे वी हैव दी सुपीरियर्स, ओके। तो ये इधर का रिलेशन की बात हो रही है, जो सुपीरियर है और उसके जो सबॉर्डिनेट हैं जो प्लेटफॉर्म एरिया पे हैं, वहाँ के खास तौर से हम बात कर रहे हैं सुपीरियर के लिए। तो मेंटेन्स डे टू डे कॉन्टैक्ट, वो डेली बेसिस से लेबर से इंटरेक्ट करेगा, बात करेगा। लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, अगर हम देखें वर्कर
और मैनेजमेंट। ओके, या अगर मैं आपको तीनों लेवल्स के हिसाब से ही बताऊं, ये हो गया टॉप, मिडिल और लोअर। तो लोअर से जस्ट नीचे इस प्लेटफॉर्म एरिया, यहाँ पे हमारे वर्कर्स हैं। ओके, और हम ये कह रहे हैं कि लिंक है बिटवीन, यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि सुपरवाइज़र है, तो जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं और जो हमारे प्लेटफॉर्म एरिया है, उनके बीच में लिंकिंग पिन कौन हुए? दे आर द सुपरवाइजर्स। तो जो सुपरवाइजर्स हैं वो हमारा लिंकिंग पिन है बिटवीन द टॉप एंड द लोएस्ट लेवल मैनेजर्स। दैट मीन्स इनफैक्ट जो लोएस्ट लेवल पे जो हमारे प्लेटफॉर्म एरिया पे वर्कर्स हैं, उन दोनों के बीच में जो लिंक है वो हमारे सुपरवाइजर से है। फिर इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, वो ये भी देखता है कि भाई प्रॉपर्ली काम हो रहा है कि नहीं, उसका फीडबैक देना वर्कर्स को भी और मैनेजमेंट को भी। बिल्ड्स हाई मोरल अमंग द वर्कर्स, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उन्हें बूस्ट करना। प्रोवाइड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग को देखना कि अगर कोई प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा तो उसे ट्रेन करना। फिर आ जाते हैं हम अभी मोटिवेशन कम्युनिकेशन की बात करेंगे, लीडरशिप को देख लेते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है कि आप कोशिश करते हो दूसरे की एबिलिटी को समझना और उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। अगेन यहाँ पे भी हम चेंज लाने की कोशिश करें। आप याद करो, मैंने आपको इनिशियली बताया था एक डायरेक्टिंग का ये जो इंपॉर्टेंस था, इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, तो उसमें मैंने आपको बोला लीडरशिप आप कोट करो। इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अब लीडरशिप के थ्रू ही लोग क्या करते हैं, अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को सुधारते हैं। दैट मीन्स कि आप किसी से इन्फ्लुएंस तभी होगे जब आपके और उसके बीच में रिलेशनशिप अच्छे होगे। दैट मीन्स कि आप उससे मोटिवेट होते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उसे पर्सनली जानते भी हो, स्टिल इफ़ यू डू नॉट नो, तो भी आपका जो लीडर होगा तभी आप उससे इन्फ्लुएंस होगे जब आपको दिखता है कि वो अपने कामों को काफ़ी अच्छी तरह से कर पाता है। एंड देन कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस सारे ही हमारे जो लीडरशिप के फंक्शंस हैं, जो लीडरशिप के फीचर्स हैं, सारे ही कंटिन्यूस होंगे। साथ में डायरेक्टिंग के जितने भी आप देखोगे इसमें, दे ऑल आर इन कंटिन्यूस नेचर। स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप देखते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र-फेयर। शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ऑटोक्रेटिक होता है कि जब लीडर जो है वही डिसीजन मेकिंग होता है। ओके, देन दूसरा आता है, दिस इज ऑटोक्रेटिक, सेकेंड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में होता है जब लीडर और फॉलोअर दोनों लोग मिल के डिसीजन लेते हैं। ओके, एंड तीसरा इज लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर हो जाता है जब आप सिर्फ अपने फॉलोअर्स को, मतलब अपने सबॉर्डिनेट्स को अलाउ करते हो कि वो डिसीजन ले। तो यहाँ पे लीडर डिसीजन ले रहा है ऑटोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक में दोनों लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, और लेज़र-फेयर में सिर्फ फॉलोअर्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू मोटिवेशन। मोटिवेशन भी आपको पता होना चाहिए, फीचर्स हैं, इंटरनल फीलिंग है। आप बाहर से किसी को कितना भी मोटिवेट कर दो, जब तक वो सेल्फ मोटिवेशन नहीं है उसके अंदर नहीं हो सकता। गोल के लिए करते हैं मोटिवेशन, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप उससे अच्छी तरह से बात करके, अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव इंसेंटिव्स दोगे। नेगेटिव इज आप उसे डरा के, धमका के, स्ट्राइक्स वगैरह करके। कॉम्प्लेक्स इज बिकॉज हेट्रोजीनियस नेचर है, बहुत जल्दी आप किसी को रीड नहीं कर सकते कि कौन किस तरह से मोटिवेट हो सकता है। ओके, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, इसका पूरा वीडियो आपके पास है, इसका भी मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। प्लस यहाँ पे आपको इसका कार्ड भी मिल जाएगा, आप उससे चेक कर सकते हो। ओके, 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल। फिनेंशियल इंसेंटिव्स वो होते हैं जो कि आपको मॉनेटरी टर्म से मिलते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी हुई, आपने कितना काम किया उसके हिसाब से आपको वेजेस मिल रही हैं, आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें एक सर्टेन अमाउंट मिल जाना। को पार्टनरशिप होता है कि कंपनी के शेयर्स मिल जाना। रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, वो सब। एंड परक्विजिट इज एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। परक्विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता ही है। नॉन फिनेंशियल इज स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, मतलब अंदर का जो एनवायरनमेंट ऐसा हो। स्टेटस मतलब कि आपकी जो पोस्ट है, आसपास का जो सारा एम्बियंस मिलता है वो सारा। करियर एडवांसमेंट, आपको आगे कितना ग्रोथ दिख रहा है। जॉब इनरिचमेंट कितना है, आगे कितना बढ़ सकते हो। ओके, आपकी जॉब में और क्या क्या चीज़ें एडिशन है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय को आपको जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें आपको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आपकी जॉब की सिक्योरिटी, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब कि आप उसे अलाउ कर रहे हो कि वो अपने लेवल के डिसीजंस को ले सके। ओके, द लास्ट एलिमेंट जो इसमें आता है दैट इज़ कम्युनिकेशन। इसका पूरा डिटेल में है। 2 तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं, वन कैन बी फॉर्मल, द अदर कैन बी इनफॉर्मल। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कि आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, अगर हम देखें जो आपका टॉप लेवल, ओके, जब टॉप लेवल ने आपका एक कम्युनिकेशन की चेन डिसाइड कर दी है, वो हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जिसको हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ओके, ग्रेप वाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इनफॉर्मल है, इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो किसने कम्युनिकेट किया, किसने नहीं किया, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे ग्रेप वाइन बोलते हैं। अगेन यहाँ पे रूमर्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसमें रूमर्स यूजुअली नहीं होते। जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही आप काम करते हो। फॉर्मल इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इज़ अगेन जो सीनियर से आपको कम्युनिकेशन मिला है सबॉर्डिनेट को, एंड हॉरिजॉन्टल इज़
इस लेवल से इस लेवल, मतलब कि एक डिपार्टमेंट से मान लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो सेम लेवल पर जब कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। अब फॉर्मल के अंदर जो वर्टिकल है, वर्टिकल के अंदर 2 टाइप्स हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड आप इधर से यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अपवर्ड हो गया जब कोई सबऑर्डिनेट अपने सीनियर से कम्युनिकेट कर रहा है, दिस इज अपवर्ड। सबऑर्डिनेट जब कोई सबऑर्डिनेट सीनियर से कम्युनिकेट कर रहा है दैट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन, और सीनियर सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है दैट इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एलिमेंट्स पे आते हैं, इसी को हम प्रोसेस भी कहते हैं। सबसे पहले होता है सेंडर, दैट मीन्स जो भी कम्युनिकेशन है वो एक सेंडर स्टार्ट करता है, एक मैसेज होता है। इनकोड मीन्स कि आपको एक लैंग्वेज यूज़ करनी है। मीडिया मीन्स इधर आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, फ़ोन से बात कर रहे हैं, जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं। डिकोडिंग जो रिसीवर होगा उसके एंड पे होगा। फीडबैक वो आपको कुछ रिवर्स करके बता रहे कि ऐसा नहीं ऐसा बोला था, जो भी उसका फीडबैक है। एंड नॉइज इज एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। चलिए अब इस पे आते हैं बैरियर्स। बैरियर्स को क्या हम कह सकते हैं, 4 तरह के बैरियर्स है। बैरियर्स बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी तरह का जो रुकावट होता है। आप जब किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ओके, कोई रुकावट आ रही है, उसको आप देख सकते हो। तो अगेन ये भी आपका वीडियो जो है मैंने BS क्लास 12 का है, उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको पूरा मिल जाएगा, बैरियर्स पर पूरा वीडियो है, बट मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता ही रही हूँ। तो सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। सिमेंटिक में आ जाते हैं लैंग्वेज रिलेटेड, जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज। इसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई ग्रामेटिकल एरर कर दिया, पंक्चुएशनल एरर कर दिया, तो वो आपके इसमें आ जाते हैं। वर्ड्स और सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू, कॉस्ट, ये ऐसे टर्म्स हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने में कोई दिक्कत आ जाए तब। टेक्निकल जार्गन, दैट इज़ डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करना। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, दिस इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ बोलना चाह रहे हो और आपकी बातों से कुछ और आ रहा है तो भी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। अगेन यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपने सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया, मतलब आप सिर्फ अपने जेस्चर्स के थ्रू ही दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो भी हो सकता है वो गलत रीड कर जाए। सेकेंड आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इनको हम इमोशनल बैरियर्स भी बोलते हैं। प्री मैच्योर एवैल्यूएशन, आपने पहले से ही सोच लिया कि सामने वाला क्या बोलने वाला है, तो आपका बैरियर, ये आपके मन में सारी चीज़ें चल रही हैं। लैक ऑफ अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ओके। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, आपने एक से दूसरे को कम्युनिकेट किया या आप कोई चीज़ को अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाए, वो। एंड लास्टली डिस्ट्रस्ट, अगर आप दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हो तो आप उसकी बातों को नहीं समझोगे। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे क्या क्या पॉलिसी का, मान लीजिए ऐसा है, पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो स्टेटस है, जो आपका सीनियर है वो नहीं कम्युनिकेट करना चाह रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है जिसमें क्योंकि वो आपको अलाउ करें कम्युनिकेट करना, ये सभी पॉसिबल है। पर्सनल इज फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यहाँ पे होता है कि जो सीनियर है वो अपने सीनियर से डर रहा है इसलिए आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन ए सबऑर्डिनेट, जो आपका सुपीरियर है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबऑर्डिनेट पे, इसलिए वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ये होता है सबऑर्डिनेट की साइड से वो नहीं कम्युनिकेट करना चाह रहे इसलिए। एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव इज, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इसलिए नहीं कम्युनिकेट कर रहे क्योंकि उन्हें कोई तारीफ नहीं मिल रही, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा जो भी वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके लिए। अब कैसे इन्हें इंप्रूव किया जाए, क्लैरिटी करिए, आप पहले से बताइए क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो चीज़ें बताइए जो कि नीड ऑफ द रिसीवर हैं। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोग उसको बहुत देर तक नहीं सुनते हैं। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड बात करने वाले हो उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे आप बात कर लो पहले कि भाई मैं ये सब बात करने वाला हूँ, क्या ये ठीक है, आपका लैंग्वेज क्या है, क्या कंटेंट लेके आ रहे हो, क्या टोन है, ओके। और वही बताओ जो चीज़ें उनके लिए हेल्पफुल हैं। अनकंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर बेसिस से उनसे कम्युनिकेट करना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर डायरेक्टिंग। एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट 14 मिनट्स लगे हैं हमें पूरे चैप्टर को देखने में, काफ़ी लेंदी चैप्टर भी है। चलो नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। स्टार्टिंग विद स्टाफिंग नाउ। स्टाफिंग का मतलब होता है एक तरह से रिक्रूट करना, ओके। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, मतलब सही पर्सन को सही जॉब पे लेके आना, यही आपके स्टाफिंग का काम है। अब मान लीजिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 वैकेंसी हैं जॉब की, अब मैं उसके लिए लोगों को कैसे लेके आऊँगी, तो सबसे पहला तरीका जो मुझे करना होगा दैट इज़ रिक्रूटमेंट। दैट मीन्स कि मुझे लोगों को ये बताना होगा कि भाई हमारे यहाँ क्या क्या वैकेंसीज़ हैं, ओके। अब पूरा डिटेल में पहले चलते हैं चैप्टर के। तो स्टाफिंग में आता रहता है उसकी इंपॉर्टेंस, उसका एज अ पार्ट ऑफ HRM, स्टाफिंग प्रोसेस, उसके कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पास। स्टाफिंग के अंदर आ जाता है रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन प्रोसेस आता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट आता है। अब इन सबको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें स्टाफिंग के प्रोसेस से। वी हैव टू एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें हम 2 चीज़ें करते हैं, वी हैव टू डू वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। तो एक हो गया वर्कलोड और दूसरा हो गया वर्क फोर्स एनालिसिस। तो वर्कलोड में आप देखते हो कि नंबर एंड टाइप, हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, और वर्क फोर्स में आप चेक ये करते हो कि हमारे पास ओवर स्टाफिंग तो नहीं है, अंडर स्टाफ तो नहीं है। वो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है बिकॉज इसमें आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन कि वो आपके यहाँ आके अप्लाई करें।
देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन, ये नेगेटिव हो जाता है बिकॉज कि आप एलिमिनेट करते चल रहे हो। मान लो ये 5 लोगों ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया, या मान लीजिए 7 लोगों ने अप्लाई किया और हमारी वैकेंसी सिर्फ 5 लोगों की है, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा हो गए इनको हम हटा देंगे। ओके, तो हमने ये जो हटाया, दिस इज़ बेसिकली हमने सिलेक्शन करा और बेस्ट 5 पे हम आ गए। आफ्टर सिलेक्शन वी डू प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन मतलब जिस जॉब के लिए हमने जिसको सेलेक्ट किया था वहाँ पे उस पर्सन को लेके आना, उसे इंट्रोड्यूस कराना। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हो जाता है एक फॉर्मल वे जिससे कि आप लोगों की स्किल और नॉलेज को इंक्रीज़ करते हो। डेवलपमेंट उसकी ओवरऑल ग्रोथ। परफॉर्मेंस अप्रेजल, आप चेक करो जो भी उसने परफॉर्मेंस करी है वो एज़ पर हमारा जो हमने उसे टारगेट दिया था उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं। एंड लास्टली सेकंड लास्ट, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब आप उसे एक आगे का उसका एक विजन देते हो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना है, तो एक प्लानिंग उसे दिखना चाहिए। एंड लास्टली कॉम्पनसेशन, दैट इज़ द अमाउंट दैट यू पे। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम स्टाफिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम स्टाफिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है सिलेक्शन, इसका अपना एक प्रोसेस है, इसे भी देख लेते हैं अभी। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन के लिए जितने भी लोगों ने अप्लाई करा है, मान लीजिए बाय फॉर्म्स, तो उसके बेसिस से आप सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हो। आफ्टर दैट यू डू टेस्ट। इसमें 5 तरह के टेस्ट आते हैं, टेस्ट करते हैं हम, दैट इज़ पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, ट्रेड, इस तरह के टेस्ट होते हैं। फिर आप करते हो एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है उसका हम इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि वो क्या सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है, अकॉर्डिंगली आइडियोलॉजी को पूरा चेक करते हैं। एंड इसमें जो एम्प्लॉय है वो भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, इसमें आप ये देखते हो कि उसका बैकग्राउंड, ओके, कहाँ से पढ़ के आया है, क्या चीज़ें, ये सब यूजुअली आप उसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग जो जहाँ पे पहले हुई है, जहाँ से वो पढ़ के आया है, उनसे आप बातचीत करते हो। सिलेक्शन डिसीजन ये ऑर्गेनाइजेशन के एंड से होता है, वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी को एम्प्लॉय को लेना है या नहीं लेना है। मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसको हम चेकिंग कर रहे हैं, उसकी पूरी फिजिकल फिटनेस देख रहे हैं। जॉब ऑफर, देन वी ऑफर द जॉब टू दैट पर्सन। एंड लास्टली अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, कमिंग बैक, इसमें जैसे अभी मैंने आपको स्टाफिंग में बताया ये सिलेक्शन आया, इसी तरह से इसमें एक और पॉइंट आता है रिक्रूटमेंट। इसका भी काफ़ी डिटेलिंग है, इसे देख लेते हैं अभी। रिक्रूटमेंट होता है ऐड करना, लोगों को बताना। ओके, तो आप 2 तरह से बता सकते हो, इंटरनल सोर्सेज से आप रिक्रूट कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में हम क्या करते हैं, हम कैसे लोगों की भर्ती कर रहे हैं, ट्रांसफ़र और प्रमोशन से। ट्रांसफ़र हो गया आपका एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब आप लोगों को ट्रांसफ़र करते हो। ओके, आप कब करते हैं, जब ग्रीवियंस हो या ज़रूरत पड़े दूसरे डिपार्टमेंट में, तब। प्रमोशन इज़ कि आप एक लेवल से हायर लेवल पे किसी को लेके जाओ, दैट इज़ प्रमोशन। अब फ़ायदा क्या है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में ही लोग हैं उन्हीं को आप हायर लेवल पे लेके जा रहे हो, मोटिवेशन होगा, चीपर मेथड है, कॉस्टली नहीं है, बहुत इजी होता है, ट्रेनिंग हो रही है लोगों की, और कोई बहुत ज़्यादा आपका ओवरऑल अंडर स्टाफिंग यहाँ पे नहीं है। लिमिटेशंस क्या है, नई इंटरप्राइज इसे यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा लोग नहीं है, कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आ रहा, कोई जो कंपटीशन है वो नहीं बढ़ रहा है, और लेथार्जिक हो जाते हैं। लोगों को पता होता है भाई इसका प्रमोशन होगा, तो उनकी अपनी जो एफिशिएंसी है वहीं की वहीं रहती है। देन वी हैव एक्सटर्नल के अंदर सोर्सेज, कैजुअल कॉलर्स, जिसमें कि आप क्या करते हो, आप जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ आते रहते हैं, जो लोग एप्लीकेंट्स होते हैं वो अपने जो रिज्यूम्स होते हैं उन्हें भेजते हैं, लोगों से चेक करते हैं, अगर जब ज़रूरत होती है तब हम उन्हें कॉल करते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक नोटिस बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बना दिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में आप एड्स निकलवाते हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट बॉडी है, जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स जो कंपनी है और जो एम्प्लॉयज़ उनके बीच में एक लिंक बनता है, इसी को थोड़ा सा रिलेट करता हुआ प्लेसमेंट एजेंसी है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। कैंपस रिक्रूटमेंट में ये होता है कि जो आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की किसी कंपनी में आके, जो हमारे यहाँ कंपनी आती है एंड कंपनी ट्राइज टू रिक्रूट द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट आपका जो स्टाफिंग है वो हो जाती है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो आपके यहाँ के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी को रिकमेंड करें। लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन ये लिंक हो जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लिंक बिटवीन दी जो भी फैक्ट्री है और जो लेबर्स हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला। अब इसमें फ़ायदे क्या है, क्वालिफाइड पर्सोनल आ रहा है, आप प्रॉपर रिसर्च करके लेके आओगे तो क्वालिफाइड पर्सन आएगा, ज़्यादा चांसेस हैं, अच्छा फ्रेश टैलेंट होगा, कंपटीशन बढ़ता रहेगा लोगों का। लिमिटेशंस क्या है कि जो आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो नाराज़ हो सकता है कि भाई आपने उनको चांस नहीं दिया। ओके, एंड लेंदी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इस तरह से। अब वी आर कमिंग बैक टू स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। अब आप देखो स्टाफिंग जो है वो HRM का पार्ट है, बिकॉज HRM में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या हो रही हैं, रिक्रूटमेंट करना, जॉब को डिसाइड करना, कॉम्पनसेशन कितना देंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में क्या क्या होगा, लेबर यूनियन, रिटेंशन कैसे, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग, सोशल सिक्योरिटी, डिफेंडिंग द लॉ सूट्स, ये सारी चीज़ें जो है HRM का पार्ट है। HRM इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जबकि स्टाफिंग इसका सिर्फ एक पार्ट होता है। ओके, फिर एक और चीज़ टॉपिक देख लेते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग हो गया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें आप ट्रेन कर रहे हो। ओके, यू वांट देम टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या उनके बेनिफिट हैं अगर वो ट्रेन होते हैं। अगर वो ट्रेनिंग उन्होंने करी होगी तो उनको बेटर करियर मिलेगा,
उनकी बेटर लर्निंग हो जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एफिशिएंट वे होगा हैंडल करने का, मशीन्स वगैरह को ईजिली यूज़ कर पाएंगे, सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेन होंगे तो आप उस काम को ईजिली और अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट है, भले ही खर्चा हो रहा है बट लोगों को एक लर्निंग हो गई, वो गलतियां नहीं करेंगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, मिस्टेक्स नहीं होंगी, जो मैनेजर्स हैं वो अच्छा काम करेंगे तो आगे हम उन्हें फ्यूचर मैनेजर बना सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में लोग छोड़ेंगे नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में आते रहेंगे, मोराल बढ़ेगा। इफेक्टिव रिस्पॉन्स, बहुत ज़रूरी भी है कि हम लोगों को ट्रेन करते रहें जिससे कि नए चेंजेस को वो अडॉप्ट कर सकें। 2 तरह के ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब इज़ लर्निंग वाइल डूइंग, मतलब आप पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, साथ साथ आप जॉब कर रहे हो। एंड ऑफ द जॉब इज़ कि आप सीधा सिर्फ काम करते हो। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, एक डमी मशीन बना लेते हैं। ओके, डमी मशीन आप क्रिएट करते हो और उस पर पहले ट्रेनिंग करते हो। अगर एम्प्लॉय आपका सीख जाता है तो आप उसे एक्चुअल मशीन पर ले जाते हो। ऑन द जॉब में आ गया अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप, जैसे आपने देखा होगा यूजुअली जो अप्रेंटिसशिप में आ जाते हैं जो स्किल बेस्ड लर्निंग होती हैं, ओके, स्किल बेस्ड है, जैसे कि कोई प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है। तो इसमें एक मास्टर वर्कर हो गया, मान लीजिए ये मास्टर वर्कर हो गया, और एक इसका ये ट्रेनी, इसके साथ में एक और पर्सन आ रहा है, दैट इज़ द ट्रेनी। तो ये जो ट्रेनी है ये अपने मास्टर वर्कर से सीख रहा है, बट ये भी हो सकता है कि मास्टर वर्कर उसे बोल दे कि अब तुमने ये काम सीख लिया, अब इसे जो मान लीजिए अगर वो प्लम्बर है या इलेक्ट्रीशियन है तो वो उसे डायरेक्ट करे कि अगले रूम में जो फ़ैन फिटिंग है वो तुम्हें करना है या जो टैप है उसकी फिटिंग करनी है। सो ही कैन बी आस्क्ड टू डू बोथ द वर्क्स, ठीक है। तो आप सीख भी रहे हो और साथ साथ आप जो अपना एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क है दोनों चीज़ों को करोगे। इंटर्नशिप आ जाता है। इंटर्नशिप इज़ जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स आते हैं, यूजुअली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने प्रेजेंटेशंस देते हैं, अपना रिसर्च वर्क करते हैं, एंड अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो होते हैं तो जो इंटर्नशिप में क्या हो रहा है कि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स होते हैं वो कंपनीज़ में जाके अप्रोच करते हैं और वहाँ पे जाके काम करते हैं कुछ टाइम के लिए। अगर उनका काम अच्छा होता है तो उनको कंपनी बाद में रिक्रूट कर लेती है, एंड इनिशियली जो उन्हें हम पैसा दे रहे हैं दैट इज़ नोन एज स्टाइपेंड। फिर आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। ये बेसिकली ओरिएंटेशन से रिलेट कर रहा है। ओरिएंटेशन हमने अभी स्टाफिंग में पढ़ा था, तो ओरिएंटेशन आप देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टाफिंग का प्रोसेस में दिस, ओके। तो यही ओरिएंटेशन यहाँ पे आ जाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग इज़ नथिंग बट ओरिएंटेशन, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हो उनके बाकी एम्प्लॉयज़ से। ओके, सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, और पीछे हम चलते चल रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट चैप्टर दैट वाज कंट्रोलिंग, फिर हमने डिस्कस किया डायरेक्टिंग, देन वी स्टार्टेड स्टाफिंग, और अब हम ऑर्गेनाइजिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग में अगर आप देखो, ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में पूरे स्ट्रक्चर्स को प्लान करते हैं, वो सब यहाँ पे आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर इंपॉर्टेंस से पहले मैं आपको प्रोसेस डिस्कस करूँगी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम है, उन सबको लिस्ट करना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो सिमिलर वर्क है उनको ग्रुप कर देना, हर डिपार्टमेंट में जो भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं उनको एक हेड देना। एंड लास्टली इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब कि उस डिपार्टमेंट में अंदर जो लोग हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, कौन सुपीरियर कौन सबऑर्डिनेट होगा, वो आप डिसाइड करते हो। इसके बाद आ जाता है प्रोसेस के बाद वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ्रेमवर्क डिसाइड करना। ओके, जैसे अगर मैं आपको ये बना के दिखाऊं यहाँ पे, ये दिस इज़ अ फ्रेमवर्क, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम एमडी कर दें, हम कहें कि ये प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है, प्रोडक्ट 3 है, और इस प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं या फंक्शंस हैं, हम दोनों में बातें बोल सकते हैं। जैसे मैं कहा मार्केटिंग है, फिनेंस है, एचआर है, या मान लीजिए टेक्निकल का हम कह दें, ओके, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, दैट इज़ R&D डिपार्टमेंट है। तो ये आपके फंक्शंस हैं। फंक्शन से डिपार्टमेंट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, और हर डिपार्टमेंट का, हर फंक्शन का एक फंक्शनल हेड होता है, और हर डिवीजन का, जो मैं आपको प्रोडक्ट 1 2 3 बोल रही हूँ, ये बेसिकली डिविजन्स हैं, हर डिवीजन का एक डिविजनल हेड होता है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया दिस इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर। और अगर सिर्फ ये MD और यहाँ पे हमारे एक ही फंक्शंस होते हैं, एक ही प्रोडक्ट रिलेटेड, तो हम इसे कहते हैं कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या हुआ, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, बेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा बिकॉज आपने एक फंक्शन के लिए हेड करा हुआ है, एफिशिएंसी बनी रहेगी, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, ट्रेनिंग आप इजीली कर सकते हो। आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन से डिपार्टमेंट में गलतियां हो रही हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उसके हिसाब से आप उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो। प्रॉपर अटेंशन है, ड्यू अटेंशन मिल रहा है सारे ही डिपार्टमेंट्स को। इसके साथ में इसके डिसएडवांटेज क्या है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे हैम्पर हो रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं करता। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो पर्सन एक डिपार्टमेंट का है वो हायर अथॉरिटी पे नहीं जा सकता, और एक दूसरे पे अकाउंटेबिलिटी लोग शिफ्ट कर जाते हैं, भाई मेरा गलती नहीं, इसकी गलती थी, उसकी नहीं, उसकी थी। तो यहाँ पे एक अगर डिविजनल हेड होगा तो ईजी होता है एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, जो कि यहाँ पे नहीं है।
दूसरा आता है डिविजनल, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन्स होंगे। प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन होता है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है, आप डायरेक्टली डिविजनल हेड को बुला के कह सकते हो, बात कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी इनिशिएटिव, बिकॉज ये जो डिविजनल हेड है, प्लीज़ ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, अब हम इनकी बात कर रहे हैं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज डिविजनल हेड्स। अब डिविजनल हेड अगर आपने बना दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप अकाउंटेबिलिटी देख सकते हो। कोई भी काम गलत हुआ तो मैं कभी प्रोडक्ट 1 का डिविजनल हेड का है उससे बात करेंगे, प्रोडक्ट 2 का डिविजनल हेड उसको बुलाया, तो आप डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी देख रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी इनिशिएटिव, ये लोग इनिशिएटिव लेते हैं, इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि इनके अंडर बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इज पॉसिबल, अगर आपको लग रहा है एक और डिपार्टमेंट इंक्रीज़ करना है, एक और प्रोडक्ट इंक्रीज़ करना है, तो ईजिली आप P4 आपने ऐड कर लिया और यहाँ पे आपने एक नया DH अपॉइंट कर दिया। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें होंगे, एक डिविजनल हेड के दूसरे से हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट जो है इग्नोर हो रहा है यहाँ पे भी, अगेन एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन देयर ओन डिवीजन। फंक्शनल में क्या था कि लोग अपने अपने फंक्शंस पे ध्यान दे रहे थे, और डिविजनल में क्या हो रहा है कि वो अपने अपने डिवीजन पे ध्यान दे रहे हैं। अगेन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में कोई खास काम नहीं हो रहा है। ओके, देन कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि जो भी कम्युनिकेशन है या जो भी पूरा सिस्टम है, ओके, पूरा सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मली बनाया गया है। ओके, टॉप मैनेजमेंट डिज़ाइन किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही फिक्स कर रहे हैं, कैसे आपको काम करना है वो सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। देन वी हैव क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज़, आपको क्लियर होता है किसको क्या काम करना है। यूनिटी ऑफ कमांड है, दैट मीन्स 1 पर्सन विल बी रिपोर्टिंग टू 1 बॉस। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हैं और स्टेबिलिटी बनी रहती है। प्रॉब्लम क्या आएगी, वही जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, कि डिले होगा काम में, इनिशिएटिव कोई नहीं लेगा, हर कोई सोच रहा है भी टॉप जैसे करेगा वैसे हम काम करेंगे, और ईजिली आप ह्यूमन रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करें क्योंकि इनका फोकस किस पे होता है, काम को कराने पे। इनफॉर्मल में क्या होता है, फ़ायदा क्या है कि जल्दी इन्फॉर्मेशन आपकी मूव करती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो एम्प्लॉइज़ होते हैं अपने आप ही बनाते हैं, ये सोशल नीड की ज़रूरत है, आपको ज़रूरी है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना। देयरफॉर इनएडिक्वेसी ऑफ फॉर्मल, फॉर्मल में सबसे बड़ी कमी है कि वो आपको अलाउ नहीं करता कम्युनिकेशन का, जबकि इनफॉर्मल आपको अलाउ करता है। बट इसमें रूमर्स फैलते हैं, लोग इजीली चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते अगर आपने उन्हें ग्रुप में कर दिया है, एंड वो अपने ग्रुप नॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ डेलीगेशन। तो डेलीगेशन में बेसिकली आ जाते हैं 3 तरह के एलिमेंट्स, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होता है राइट ऑफ अ सुपीरियर टू डू एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो वो डिसीजन मेकिंग किस पे होती है, जो सीनियर है उसी पे होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जूनियर की, जो सबॉर्डिनेट है वो आपके ऑब्लिगेशन को पूरा करेगा। एंड अकाउंटेबिलिटी इज़ कि जो भी आपने काम दिया था उसकी अल्टीमेट जो अथॉरिटी है, जो अल्टीमेट अगर हमने उससे कुछ गलती करी तो उसकी आंसरबिलिटी किसकी होगी, दैट विल बी ऑफ द सुपीरियर। तो ये आप ध्यान रखना, अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट नहीं होती है। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम डेलीगेशन की बात करें, इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। डेलीगेशन है क्या कि आप अपने रूटीन वर्क को अपने इमीडिएट, प्लीज़ रिमेंबर इमीडिएट सबॉर्डिनेट को आप अपने काम को एलोकेट करते हो। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉय नए काम को सीखेगा, मोटिवेट होता है जब आप उसे अपने काम देते हो। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रो होगा ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत ज़रूरी भी है, मैनेजमेंट की हायरार्की का इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बेटर कोऑर्डिनेशन विल बी देयर। डिसेंट्रलाइजेशन देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि सारे ही लेवल्स पे, ओके, अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स हैं सब पे हर किसी को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने लेवल के डिसीजन लें, या अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की और भी थोड़े ब्रांचेस हैं वहाँ पे भी हम अलाउ कर दें कि उनके मेजॉरिटी डिसीजन वो अपने आप ले सकें। इससे होगा क्या कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक इनिशिएटिव बढ़ेगा, मैनेजरियल टैलेंट आपके पास तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर आपको कहीं पे किसी को रिक्रूट करना है तो आप इन्हीं मैनेजर्स को यूज़ कर सकते हो। फिर क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, टॉप मैनेजमेंट रिलीफ रहेगा, वो अपने इंपॉर्टेंट काम पे फोकस कर सकता है बिकॉज आपने सारे सबॉर्डिनेट्स को काम दे दिया, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, और कंट्रोल जो है यहाँ पे बना रहेगा। ये देखिएगा, फैसिलिटेट्स ग्रोथ दोनों जगह आ रहा है। ओके, सो दोनों जगह आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं, इंपॉर्टेंस हमने अभी छोड़ दिया था, इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी काम डिफाइड कर दिया, जो भी जिस काम को कर रहा है वो डेली बेसिस से कर रहा है। वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है, आपने जितना रिसोर्सेज चाहिए थी उतनी आपने रिसोर्सेज एलोकेट करी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, लोग चेंज को ईजिली अडेप्ट कर लेंगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, लोगों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जैसे अभी हमने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी, और ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंशन करना है, आपको ग्रो करना है तो भी बहुत ज़रूरी है या ईजी है बिकॉज आपको करना कुछ नहीं, जो मैंने भी आपको बताया था कि आपको डायरेक्टली अपने जो भी अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं तो आपने एक प्रोडक्ट लाइन ऐड करी और डिविजनल हेड ऐड करा, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए सबसे अच्छा वाला चैप्टर आ गया, प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हु टू डू इट। तो ये 4 चीज़ें जब हम डिसाइड कर रहे हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हु टू डू इट
एंड हाउ टू डू इट। ये चारों चीज़ें आपकी प्लानिंग में आती हैं। प्लानिंग क्या है? मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज मतलब कि आप उसे सोच रहे हो, अभी एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन किस में है? यस यू राइट, इट इज़ इन डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के टाइम पे हम एग्जीक्यूशन करते हैं, जबकि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है, और ये सिर्फ प्लानिंग जो है वो एक्शन को ओरिएंट नहीं कर रहा, ठीक है, ये उसको प्रिपेयर कर रहा है। चलिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखो, अगेन फीचर भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, कुछ भी लिखा हो। अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी बिकॉज सबसे पहले हम इसी को करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग होती है। परवेसिव, हर जगह होता है। कंटिन्यूस, एवरी टाइम, ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होता ही रहेगा। फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग हमेशा आगे के लिए करते हैं। डिसीजन मेकिंग है, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। एंड मेंटल एक्सरसाइजेस, बिकॉज ये आपका मेंटल एक्टिविटी है, इंटेलेक्चुअल है, ओके, माइंड को यूज़ कर रहे हो। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाओगे, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, अजम्पशंस ड्रॉ करते हो, फिर उसके लिए ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन निकालते हैं, कैसे कैसे काम को करना है, फिर एवेल्युएट करते हैं, प्लस माइनस देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं कौन सा बेस्ट होगा, इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, इम्प्लीमेंट मतलब कि आप उसे यूज़ करते हो, फिर आप फॉलोअप कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं। ओके, फॉलोअप में आप क्या देख रहे हो कि जो आपने प्लान पूरा सिलेक्ट किया था, जिस को आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, वो आपके हिसाब से, ओके, आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से चल रहा है या नहीं। बट लिमिटेशंस के कुछ हैं प्लानिंग में। लिमिटेशंस क्या है कि आपको उसी प्लान पे स्टिक रहना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि आपका प्लान कितना सक्सेसफुल है। तो प्लानिंग से रिजिडिटी हो जाती है। अगर आपने जो भी प्लान किया था, मान लीजिए राउंड द ईयर आपने इनिशियल, मतलब जब सेशन स्टार्ट हुआ तब आपने उस चीज़ का प्लानिंग करी, बट राउंड द ईयर कुछ चेंजेस आ गए, तो अब आप डायनेमिक इन्वायरमेंट को उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लोअर लेवल पर कोई पर्सन, कोई जो एक्चुअल उस काम को कर रहा है, वो अपने एंड से उस काम को अच्छा करने की कोशिश करे, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ही हैज़ टू स्टिक टू द प्लान। अगेन बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है प्लानिंग की, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और प्लानिंग कर रही है डजंट मीन कि आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इफ यस, प्लीज़ लाइक दैट बटन देयर ऑफ द वीडियो। ओके, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। डायरेक्शन, प्लानिंग क्या करे? डायरेक्शन प्रोवाइड करे, भाई आपको ऐसे ऐसे मूव करना है, ये काम करना है। ओके, आपका अनसर्टनिटी नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी प्लान चल रहे हो। ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, आपका इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। आप जब प्लान कर रहे हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। ओके, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या और आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप बिठा के तब आप उनसे पूछते भाई क्या करना चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। डिसीजन मेकिंग हो रही है, बिकॉज आप ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट को सिलेक्ट कर रहे हो, और स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। जो आप याद करो, मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड को चेक कर रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स जो है वो प्लानिंग के टाइम पे ही बन रहे हैं। देयरफॉर वी से कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप था। टाइप्स ऑफ प्लान्स पाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान्स दो तरह के, स्टैंडिंग और सिंगल यूज़। स्टैंडिंग प्लान्स वो हैं जो कि लॉन्ग टर्म यूज़ में होते हैं, सिंगल यूज़ वन टाइम होते हैं, जैसे कि बजट एक साल का बना, फिर अगले साल फिर बनेगा। प्रोग्राम होता है, एक एक्टिविटी के लिए आपने प्रोग्राम बनाया, फिर आप नेक्स्ट उसे फिर से बनाओगे। स्टैंडिंग में ये आ जाते हैं, ये आपकी कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन में चलते रहते हैं। ओके, और ये आप यूजुअली सेम ही रहते हैं। पॉलिसी क्या है? जो किस तरह से आप गाइडलाइन बनाते हो मैनेजर के एक्शन के लिए, ठीक है, आपको क्या काम करना है उसके लिए एक पॉलिसी होती है। पॉलिसी दो तरह की हो सकती हैं, इट कैन बी माइनर और मेजर। अगेन पूरा टाइप्स ऑफ प्लान का वीडियो आपके लिए है, आप उसे चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिंक भी भेज दूँगी, आप उसे देख सकते हो। प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप, किसी चीज़ को करने का सीक्वेंस, जैसे हमने भी सिलेक्शन प्रोसेस किया, स्टाफिंग प्रोसेस किया, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस किया। मेथड होता है एक प्रिस्क्राइब्ड वे या स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ डूइंग दैट वर्क। एंड रूल जो होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको कोई काम करना है या नहीं करना है, नहीं भी करो, अगर आपने उसको नहीं किया, ठीक है, तो हो सकता है आप पे फाइन लग जाए। तो ये चारों चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। यस, वी आर स्टार्टिंग विद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बेसिकली एक गाइडलाइन है। ओके, किस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो वो आपकी गाइडलाइन बन जाती है फॉर द मैनेजर। अब प्रिंसिपल्स के नेचर हमारे पास सिग्निफिकेंस है। वी हैव हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल्स एंड वी हैव टेलर के प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। 14 प्रिंसिपल्स हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या था? राइट, आपको एक्शन लेने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम को एग्जीक्यूट करना। डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना। यूनिटी ऑफ कमांड, वन हेड वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देयर शुड बी वन प्लान। सबऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे आ जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, अपने इंटरेस्ट को नीचे रखना है। नीचे मतलब कि आप उसको, अगर दो ऑप्शंस आपके पास हैं तो पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में काम करना है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी पैसा आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो वो फेयर, जस्ट, इक्विटेबल, रीजनेबल हो। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इज डिसीजन मेकिंग इज एट ओनली द टॉप लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन सारे लेवल्स में आपने अलाउ कर दिया। देन वी हैव स्केलर चेन। स्केलर चेन आपको आई होप पता होगा, स्केलर चेन ऐसे बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिटवीन दीज टू डिपार्टमेंट्स बट ओनली इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और इसको हम बोलते क्या हैं? दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने इस चैप्टर को प्रॉपर्ली नहीं समझा है। इफ़ यू नो, तो आप इसकी केस स्टडीज़ भी कर सकते हो, मैंने केस स्टडीज़ भी आपके साथ शेयर करी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हो।
ऑर्डर इज़ कि हर चीज़ की सही जगह होनी चाहिए, सही लोग सही जगह पे हों। इक्विटी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है आपको। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉय को इतना टाइम दो कि अपनी जॉब पे वो काम कर सके। इनिशिएटिव, लोगों के अंदर मोटिवेशन आप भरिए कि वो खुद से स्टेप लें आगे बढ़ने के लिए। एस्प्रिट डी कॉर्प्स, टीम वर्क। अब आ जाते हैं FW टेलर, दैट इज़ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स भी दी हैं और टेक्निक्स भी दी हैं। साइंस और रूल ऑफ थंब, मतलब कोई भी आप डिसीजन लेते हो वो साइंटिफिक स्टडी से होना चाहिए। हार्मनी और डिस्कॉर्ड, दोनों ही आपके एम्प्लॉय और जो आपका मैनेजमेंट है दोनों के बीच में हार्मनी हो, डिस्कॉर्ड नहीं हो, झगड़े नहीं होने चाहिए। कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म, आपके बीच में कोई, अगेन यहाँ पे भी हम यही बात करें कि दोनों के बीच में झगड़े नहीं हो। बट एक और चीज़ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके जो भी गेन्स हैं कंपनी के वो आपको शेयर करना चाहिए। एंड यू शुड ट्राई टू डेवलप ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये कैसे होगा? जब आप उन्हें प्रॉपर्ली सिलेक्ट करोगे और प्रॉपर्ली आप उन्हें ट्रेन करोगे। टेक्निक्स आ जाते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप, पूरा डिटेल में वीडियो है, वो मैं आपको अगेन मैं बता रही हूँ, लिंक शेयर कर रहा है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप देख सकते हो। 8 बॉसेस हैं, गाइड करते हैं एक सिंगल एम्प्लॉय को। हम कह रहे हैं हर जो भी आप काम कर रहे हो उसका आप एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, एक स्टैंडर्ड बना दो। सिंप्लीफिकेशन इज़ कि एक्स्ट्रा वेराइटीज़ जो हैं वो एलिमिनेट हो जाएं। मेथड स्टडी होता है कि आपको वन बेस्ट वे निकालना है जिससे आप एक काम को कर सकते हो। मोशन स्टडी, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाना। टाइम स्टडी इज़ सारे ही काम के लिए, ओके, कितना ब्रेक हो, कितना इंटरवल हो, हर चीज़ को आप डिसाइड करते हो। फटीग स्टडी होता है कि कोई भी कुछ काम कर रहा है उसे बीच में ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक कितनी देर का देना है, वो सब। डिफरेंशियल पीस वेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कि कितना आपको अमाउंट को कितने लेबर को कितना पैसा देना है, तो दैट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और ये भी डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ उसने कितना काम किया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे पैसे देते हैं। येस, वी हैव 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेफ्ट है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। नेचर में आ जाता है कि जो भी ये प्रिंसिपल्स हैं ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, गाइडलाइंस है, ये स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशंस नहीं है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से आई हैं। हेनरी फ्योल की हों या FW टेलर की हों, दोनों ही प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन से आई हैं। फ्लेक्सिबल हैं, आप उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। बिहेवियरल हैं, आपके बिहेवियर को थोड़ा बहुत चेंज करती हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आपने कॉज किया उसका इफेक्ट क्या हुआ, आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया, इफेक्ट इज स्पेशलाइजेशन, आपने इक्विटी करी, इफेक्ट क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं वो लॉयल रहेंगे। कंटिजेंट, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये डिपेंडेंट हैं ऑन सम एक्सटर्नल सिचुएशन, किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है। सपोज आप फेयर रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हो तो आप जो पैसा दोगे दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉइज ने कितना काम किया, एज वेल एज कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पेइंग कैपेसिटी कितनी है, दोनों चीज़ों पे। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, मैनेजर्स को हेल्प होता है, एक रियलिटी मिलती है कैसे काम हो सकता है, बेटर यूटिलाइजेशन होगा, साइंटिफिक डिसीजन होंगे क्योंकि आप प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हो। एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है उसको ईजिली मीट आउट कर लोगे इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफिल कर रहे हो, ये कैसे हो रहा है, बिकॉज आप फॉलो कर रहे हो प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन, ओके, इक्विटी। तो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट कर रहे हैं। मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये जो भी प्रिंसिपल्स हैं ये आपकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। जब आप कल को जॉब में जाओगे तो वहाँ पे होंगी, आप अभी पढ़ रहे हैं और रिसर्च में भी आगे अगर आप रिसर्च वर्क करेंगे तो उसमें भी आप इन प्रिंसिपल्स को यूज़ कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट चैप्टर नाउ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट रह गया, वो मैं इस चैप्टर के बाद आपसे डिस्कस करूंगी। मैनेजमेंट है क्या? इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक है। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को लेकर चलते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी आप काम अपने एम्प्लॉइज से कराओगे उसमें आपको देखना है कि जो टाइम है जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। इफेक्टिवनेस की जो टाइम है वो बहुत कम लगे। अब मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड होता है। आप याद करो मैंने आपको स्टार्ट कराया था कंट्रोलिंग से, तो वहाँ पे भी हमने गोल की बात करी थी। ये भी ऑल परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें हम कह रहे हैं कि देयर इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस। वर्क का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में टोटल वर्क जो आप कर रहे हैं, ठीक है। पीपल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअली भी आपको अपने लोगों का ध्यान रखना है एंड एज ग्रुप ऑफ पीपल। ऑपरेशंस इज जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट आउटपुट हो रहा है उस सब का ध्यान रखना। फिर मैनेजमेंट कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है, ग्रुप एक्टिविटी है बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल डिफरेंट स्ट्रैटाज आर कमिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, अलग अलग कास्ट और क्रीड के हो सकते हैं, वो मिल के काम करते हैं आपके यहाँ। डायनेमिक फंक्शन है, एवर चेंजिंग है एंड इंटैंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, यू कैन जस्ट फील इट। ऑब्जेक्टिव्स देखें, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है, ओके। वन सर्वाइवल इज डन, दैट इज कॉस्ट इज कवर्ड, फिर आप प्रॉफिट पे एम करते हो एंड देन टुवर्ड्स द ग्रोथ।
अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड यूज़ करना, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज़ करना। ओके, पर्सनल इज फाइनेंशियल, सोशल, हाई लेवल नीड्स। आप लोगों की नीड पे ध्यान दे रहे हो, जैसे कि जिसमें हम मैस्लो की बात करते हैं, तो मैस्लो की नीड हायरार्की भी ऑलमोस्ट इसी में बात करती है कि आप उसके पैसे का ध्यान रखो, उसके सोशल नीड्स का और उसके हायर लेवल, दैट मीन्स डेवलपमेंट वगैरह। इंपॉर्टेंस को अभी देखते हैं। वी आर कमिंग ऑन टू दी आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। आर्ट के अंदर आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थ्योरेटिकल नॉलेज है, अगर हम आर्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, म्यूजिक, डांस वगैरह आप इनको देख सकते हो। पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, हर कोई सब अपने हिसाब से करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आर्ट आपका अच्छा होता है। तो मैनेजमेंट जो है वो टोटली एक आर्ट है। ओके, साइंस की बात करें तो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। अभी हमने पीछे बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी जो है वो नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सारे प्रिंसिपल्स को हम एज इट इज़ अप्लाई करें और सेम रिजल्ट आए, तो वो यहाँ पर नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट से ज़रूर, प्रिंसिपल्स जो फ्योल की हैं या टेलर की हैं, दोनों ही एक्सपेरिमेंट से आई हैं, और सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो यहाँ पे भी है। प्रोफेशन, मैनेजमेंट को हम कह रहे हैं कि क्या वो प्रोफेशन है। पहले हम प्रोफेशन के फीचर्स देखते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, सर्विस मोटिव, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट फॉर्म आपको बता दूँ, स्वीप। स्वीप जो स्टूडेंट्स में से पढ़े हुए हैं उन्हें स्वीप का फुल फॉर्म नहीं पता है, आई एम सॉरी, एंड जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं। एस हमारा यहाँ पर है, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस मोटिव। डब्ल्यू इज़ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ई इज़ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ई इज़ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड एंड पी इज़ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ओके, तो सर्विस मोटिव, किसी भी प्रोफेशन का मेन मोटिव इज़ सर्विस देना। देन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, आप किसी भी आप किसी भी प्रोफेशन को देख लो तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, उनके एग्जाम्स होते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, उनका एक एसोसिएशन होता है जो उन्हें गाइड करता है। एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, वही एसोसिएशन जो होता है उनके लिए एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी डिवाइस करता है। अब मैनेजमेंट की भी यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट में ये तो है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अभी आप बिना एग्जाम के भी मैनेजर बन सकते हो। प्रोफेशनल एसोसिएशन इज़ देयर, IMA है बट ज़रूरी नहीं हर कोई इसका मेंबर हो। सर्विस मोटिव है, बहुत सारे लोग अभी इसे नहीं फॉलो करते हैं। लास्टली एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यूजुअली पीपल डू नॉट फॉलो बिकॉज मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बिजनेस से ही कंसर्न करता है और वहाँ पे यूजुअली लोग इसे नहीं फॉलो कर पाते हैं। नेक्स्ट वे कमिंग ऑन टू द लेवल्स एंड फंक्शंस। फंक्शंस पे ही आप देखो, अभी पूरी बुक 1 में हमारे पास यही फंक्शंस को हमने डिस्क्रिप्टिव लेवल पे देखा। टॉप, मिडिल और लोअर। लोअर को हम सुपरवाइजरी भी बोलते हैं। एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं सारे आपके डिपार्टमेंटल हेड। टॉप लेवल पे आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन। तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं, सर्वाइवल एंड ग्रोथ को देखना, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसको स्टडी करना। ओके, जो मिडिल लेवल होगा उसके फंक्शंस कंपेरेटिवली इनसे कम होंगे, वो डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे होंगे। देन वी हैव द सुपरवाइजरी लेवल, जो एकदम ही लोअर लेवल पे, जो शॉप फ्लोर लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको गाइड करते हैं। कमिंग ऑन टू कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, हार्मोनाइज और सिंक्रोनाइज करना लोगों के एफर्ट्स को। अब इसको भी लर्न करने का एक आपके पास कोड है, ग्यू कार्ड। ओके, आप क्या कर रहे हो, लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करने की कोशिश करो, तो ग्रुप एफर्ट्स को यूनाइट करते हो, यूनिटी ऑफ एक्शन बनाने की कोशिश करते हो। कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन भी रेगुलरली ऑर्गेनाइजेशन में होता रहता है, परवेसिव हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन कराना, ये नहीं कि एक मैनेजर ने करा और बाकी लोग आराम से बैठे हैं, वो कोशिश करेंगे भाई हमें क्यों करना है। सो दिस इज द वर्क ऑफ ऑल दी मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स। डेलिब्रेट फंक्शन, यू हैव टू एक्चुअली गेट इट एक्सरसाइज, इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन। ज़रूरी नहीं हर कोई हर किसी की हेल्प करना चाहे, तो ये कोऑर्डिनेशन कराना जो है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस। इंपॉर्टेंस में आप देखो 3 होते हैं, वन इज ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपका बढ़ेगा उतना आपको कोऑर्डिनेशन ज़्यादा चाहिए। एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाता है कि जितने आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उतने ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो अगेन कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। स्पेशलाइजेशन में आ जाता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम किसी बाहर के लोगों को बुलाते हैं, स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, तो जब उनको बुला रहे हैं और हमारे अपने लोग हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, ये नहीं कि उनके बीच में झगड़े हो जाएँ। तो अब एक टॉपिक जो इसमें हमारा रह जाता है, आई गेस नहीं, सारे कवर हो चुके हैं। सो बस बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको और शॉर्ट में थोड़ा सा समझा देती हूँ। टू द लास्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एलपीजी पॉलिसी से शुरू करते हैं। एलपीजी आपको पता है दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो
सारे लाइसेंसेस थे उनको लिबरल कर देना, बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस नहीं रखना। प्राइवेटाइजेशन इज़ कि आपने प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ किया कि वो फंक्शन करें। ग्लोबलाइजेशन इज़ इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। तो एलपीजी जो पॉलिसी है 1991 में आई थी और इसके बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। जो एक अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी आइडियली अकेले तो फंक्शन नहीं करती, उसको बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो कि उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यही सारे फैक्टर्स को हम मिला के बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। डायमेंशंस कौन से होते हैं? सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारे इसमें हमारे जो डायमेंशंस हैं उसमें आ जाते हैं। इसको हम पेस्टल मॉडल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी ये सारे आ जाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ओके, देन एनवायरमेंटल और लीगल, यही सारे आपके यहाँ पे डायमेंशंस आ जाते हैं। हर डायमेंशन के अंदर उसके से रिलेटेड जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो इसमें कवर होते हैं एंड देन वी एनालाइज कि कितना ये हमारे डिपार्टमेंट हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। अब अगर हम फीचर्स देखें बिजनेस एनवायरनमेंट की तो इसमें सारे एक्सटर्नल फोर्सेस आ गए, स्पेसिफिक और जनरल। कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमें असर करते हैं जैसे कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, और जनरल फोर्सेस में ये सारे जो डायमेंशंस होते हैं वही इधर आ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना, जनरल फोर्सेस इज नथिंग बट द डायमेंशंस। ओके, यहीं पे मैं लिख देती हूँ जनरल फोर्सेस। इंटर रिलेटेडनेस, आपस में कुछ डिपार्टमेंट्स आपस में कुछ ये जो इन्वायरमेंट्स हैं आपस में रिलेटेड होते हैं। देन वी हैव डायनेमिक नेचर, बहुत कंटिन्यूसली रैंडमली इन्वायरमेंट बाहर जो होता है वो चेंज होता रहता है। बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन से इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, उसके हिसाब से हम अपने डिपार्टमेंट, हमारी जो कंपनी है उसमें कोई चेंज लाएं। रिलेटिविटी, जो कोई नेशन है उसके हिसाब से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उसे असर करता है। कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन दो डायमेंशंस में से कौन सा डायमेंशन ज़्यादा असर कर रहा है वो भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को हम पढ़ें? ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट अगेन मैं आपको बता दूं, एक कंपनी का बाहर के जितना भी आपका एनवायरनमेंट है उसको स्टडी करने की बात करें, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की बात करें, तो इससे होगा क्या कि आपको एक अर्ली अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि अच्छा भाई ऐसा हो रहा है तो इसके हिसाब से हमें ये करना है। तो आप एक एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेते हो तो आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाती है। नंबर 2, आप आइडेंटिफाई कर लेते हो अर्ली वार्निंग सिग्नल कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको भी आप पहले से देख लेते हो। टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, कहाँ पे क्या चीज़ सही मिल रही है। रैपिड चेंजेस से कोप करना है, अपनी पॉलिसी और प्लानिंग करनी है तो उसके लिए अच्छा है कि आप पहले से एनवायरनमेंट को स्टडी कर लो और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है अगर आपने प्रॉपर्ली प्लान किया होता है। इसी में एक और टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन आपको पता ही है कि डीमोनेटाइजेशन क्या था कि आपने जो ब्लैक मनी है उसे कर्ब करने के लिए आप ऐसा करते हो कि आप कुछ करेंसी को वापस कॉल कर लेते हो एंड यू डू नॉट अलाउ इट्स फंक्शनिंग इन द इकोनॉमी। इससे होता क्या है, ये एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर है, इससे पता चल जाता है कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कौन इवेजन कर रहा है। तो एक तरह से टैक्स को एडमिनिस्टर करने का तरीका है कि लोग पैसे को अपने पास रख तो नहीं रहे, ब्लैक मनी तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस देख लेते हैं। कंपटीशन इससे बढ़ जाता है अगर आपको कंपटीशन, एलपीजी की बात करें, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज में वी आर टॉकिंग अबाउट द एलपीजी का लिंकिंग। तो अगर एलपीजी होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कस्टमर्स को और ज़्यादा पता चलेगा कौन से डिमांड, कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से पता चल जाएगा। चेंज बहुत ज़रूरी हो जाता है एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको चेंज करना, आपको अपने एचआर को डेवलप करना पड़ेगा। ओके, सपोज कोई बाहर की कंपनी का ब्रांड का जो शोरूम है आपके शॉप के बगल में है और वहाँ के एम्प्लॉयज़ काफ़ी सेल्स पीपल काफ़ी ट्रेंड है, आपके नहीं है, तो यू विल ऑल्सो हैव टू डेवलप योर पीपल। मार्केट ओरिएंटेशन, क्योंकि आज के टाइम पे इट्स नॉट जस्ट कि आपने अपने हिसाब से चीज़ें बना दी, यू हैव टू फोकस ऑन द कस्टमर। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, ये भी बहुत था कि एक टाइम पे जो पब्लिक सेक्टर था वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा था, सो दे हैड टू अलाउ द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स टू फंक्शन। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे चैप्टर्स मैंने आपको एकदम शॉर्ट में क्लियर करे हैं। एनी टॉपिक स्टिल इफ यू नॉट श्योर, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड एनी प्रॉब्लम्स इफ यू हैव यू कैन मेंशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।